जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं दोस्तों। वैद्युत चुंबक की तरंग का वन शॉट लेके आया हूं, जिसमें दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा दोस्तों। उससे बाहर से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, छपेगा तो इसी में से छपेगा जो बताने वाला हूं दोस्तों, जिसमें आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक आउट क्वेश्चन को बताऊंगा कि आएगा तो उन्हीं में से आएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि कहीं भी रटा हुआ आपको नहीं लगेगा, कोई भी परिभाषा रटाऊंगा नहीं, सटीक तरीके से आपके दिमाग तक बातों को पहुंचाऊंगा ताकि आप अच्छे से फील कर सको और अच्छे से सीख सको दोस्तों। तो बिना देर किए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पे जो परिभाषा लिखा है, परिभाषा गया भाड़ में, ठीक है। परिभाषा की तरफ नहीं देखना है, जो मैं बताऊंगा उसे आप सीखोगे तो परिभाषा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख पा रहे हो कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं दोस्तों। ध्यान से समझिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं उससे पहले आप ध्यान से समझिए। एक आवेश के बारे में तो आप जानते होंगे, अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो। अगर कोई आवेश है, मान लीजिए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए धन आवेश है, ठीक है। अगर ये धन आवेश स्थिर है, स्थिर का मतलब रुका हुआ है, स्थिर आवेश है, ठीक है। अगर रुका हुआ है तो भी तो इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा, चाहे चले चाहे रुके, चाहे आवेश चलता रहे चाहे आवेश रुका रहे, इसमें वैद्युत क्षेत्र तो रहेगा ना दोस्तों, रहेगा कि नहीं। तो किसी भी आवेश का क्या होता है, चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होता है। आवेश का क्या होता है, चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होता है। अब इस आवेशवा को हमने क्या किया, दौड़ा दिया। रे भाई, इस आवेश को मैंने भी वेलोसिटी से दौड़ा दिया, भी वेग से गति करा दिया। भी वेग से गति कराते हैं, भी वेग से गति करा देते हैं, यानी इसे त्वरित करा देते हैं। जब इसे चला देते हैं भैया, तो चलाने के बाद क्या होता है, इसमें चुंबक उत्पन्न हो जाता है। इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है दोस्त, बी नाम का चुंबक तैयार हो जाता है। सुन रहे हैं मेरी बात, इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, चुंबक भी तैयार हो जाता है। और चुंबक को हम क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं भैया, ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पे चलने लगते हैं। ये दोनों जो होते हैं एक तरंग के रूप में चलने लगते हैं, यानी वैद्युत भी और चुंबक भी। ध्यान से समझिए, जैसे अगर मैं कह लूं कि ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, तो कहने का मतलब है वाई वाले की तरफ, किधर की तरफ, वाई अक्ष की तरफ दोस्तों, किधर की तरफ, वाई अक्ष की तरफ। ये वाई अक्ष की तरफ क्या होता है, वैद्युत चलने लगता है, वैद्युत क्षेत्र आगे की ओर बढ़ने लगता है। वाई अक्ष की तरफ इस तरह से दोस्तों तरंग के रूप में, इस तरह से वाई अक्ष की तरफ दोस्तों आपका क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र तरंग के रूप में चलने लगता है। और जो जेड अक्ष होता है, जेड अक्ष की तरफ दोस्तों ध्यान से समझो, फील हो जाएगा दोस्तों, एग्जाम में दहाड़ के आओगे, बस ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। और जेड अक्ष की तरफ इस तरह से दोस्तों, जेड अक्ष की तरफ दिख रहा है आपको, इस तरह से जेड अक्ष की तरफ इस तरह से, दोनों 90, याद रखिए, चाहे चुंबक हो चाहे वैद्युत हो, ये सब एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पे होते हैं। कितने डिग्री के कोण पे, इनका कालांतर कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 90 डिग्री कोण पे एक साथ चलने लगते हैं। समझ आई मेरी बातें। ऊर्जा का क्या कराते हैं, ऊर्जा का परिवहन कराते हैं, ऊर्जा भेजते हैं। ऊर्जा एक तरफ से दूसरी तरफ संचरित हो रहा है, यानी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है आगे की तरफ, समझ रहे हो, तरंग के रूप में, ठीक है। तो याद रखना, जब आवेश त्वरित गति करने लगता है तो वैद्युत और चुंबकीय, वैद्युत और चुंबक जो क्षेत्र होते हैं वो तरंग के रूप में एक साथ 90 डिग्री के कोण पे आगे बढ़ने लगते हैं। इसी को कहा जाता है वैद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, वैद्युत चुंबकीय तरंग। यहां पे अभी आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक इजी लगने लगेगा ये, इसीलिए तो पहले समझा रहा हूं, ठीक है। तो इसे वैद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। और इस तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये माध्यम में भी चल सकता है, हवा हवा में भी चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात यानी जहां हवा हवा न हो, समझ आई मेरी बातें। और इसकी जो स्पीड होती है निर्वात में, याद रखिएगा, मैक्सवेल ने बताया था, किसने बताया, मैक्सवेल बाबा ने बताया कि इसकी स्पीड जो होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। निर्वात में इसकी स्पीड कितनी होती है, प्रकाश के चाल के बराबर। प्रकाश की चाल क्या होती है, सी होती है। और इसका वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये बात आपको पता है। तो यहां तक समझने के बाद आप देखिए, आपको वीडियो देखते देखते ही तैयार हो गया। कैसे, आप देखिए, यहां पे कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इन तरंगों के अभिलक्षण की व्याख्या कीजिए। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्या लिखा है, जरा पढ़िए तनी। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के एक दोलन होते हैं। दोलन का मतलब समझो, जो दोलन कर रहे हैं, ठीक है। तो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के क्या होते हैं, दोलन है। और ये आकाश में प्रसारित होते हैं, क्योंकि आप जान लीजिए दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो ज्यादातर क्या कहते हैं, आप देखते होंगे सैटेलाइट से जो क्या कहते हैं सिग्नल, या फिर आपके मोबाइल टावर से जो आ रहा है सिग्नल, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे आकाश में प्रसारित होता है और आवेशित कणों के त्वरित होने पर उत्पन्न होता है। आवेशित कणों के त्वरित होने पर उत्पन्न किया जाता है। और निर्वात में इसकी
प्रकाश की चाल से गति करता है। निर्वात में यह प्रकाश की चाल से गति करता है। निर्वात में यानी जहां हवा नहीं है ना भैया, वहां पे ये प्रकाश की स्पीड से गति करता है, लाइट की स्पीड से गति करता है। समझ आ रही मेरी बातें? परिभाषा तो ऑटोमेटिक समझ आ गया। अब जब परिभाषा समझ आ गया तो अब पूछ देता है कि इसकी विशेषता बता दीजिए या अभिलक्षण बता दीजिए। तो विशेषता में भैया अभी बताया तो मैंने कि इसकी निर्वात में गति क्या होती है, प्रकाश की चाल से गति करता है। एक विशेषता ये हो गया। दूसरा विशेषता हो गया कि इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है, ये कहीं भी चला जाता है। जहां हवा हो तब हो, हवा ना हो तब हो। समझ आई मेरी बातें? तो ध्यान से समझिए। यहां पे दो विशेषता तो ऐसे ही आपको सामने सामने दिख रहा होगा। यहां पे लिखा है ना, इसके संचरण, संचरण का मतलब चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये कब उत्पन्न होता है, किसके वजह से दोस्तों? त्वरित आवेश के उत्पन्न होने से ये बनता है। ठीक है, फिर अगला क्या है, यहां पे लिखा हुआ ऊपर में, ऊर्जा वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित हो जाता है। यानी यहां पे जो ऊर्जा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों में अलग अलग विभाजित हो जाती है, जो आगे की तरफ जाती हैं। समझ आई मेरी बातें? तो यहाँ पे इसका जवाब इतना ही आपको लिखना होगा। जब भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि क्या बोलोगे दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र का एक दोलन होता है जो कि 90 डिग्री के कोण पे यानी 90 डिग्री के कालांतर पर आगे की ओर गति करता है एक तरंग के रूप में। ठीक है, अब ये तरंग कब उत्पन्न होती है? जब आवेश त्वरित गति करता है। जब आवेश त्वरित गति करता है तो यह तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, आप इस तरह से सीखे रहोगे तो आगे पीछे करके बना के लिख सकते हो। और सीखे नहीं रहोगे तो रटे रहोगे, तो रटा हुआ चीज 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकता है, ये बात आप भी जानते हो। ठीक है, एग्जाम पास है, रटने की कोशिश ना करो, समझने की ज्यादा कोशिश करो। आप यहां तक समझ आ गया? अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला निकल के आ रहा है कि इधर की तरफ जो है दोस्तों ये क्या है, आपका चुंबकीय क्षेत्र है, और इधर की तरफ क्या है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र का जब अनुपात निकालोगे तो प्रकाश की चाल के बराबर आ जाता है। ठीक है, यानी किसका, ई नोड और बी नोड का वैल्यू निकालोगे तो किसके बराबर हो जाता है, सी के बराबर हो जाता है। इस पे न्यूमेरिकल भी करा के दिखाऊंगा। ठीक है, तो और अच्छे से इसे फील कर पाओगे आप इस फार्मूले को। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ज्यादा कुछ है नहीं, है वही जो मैंने समझाया, लेकिन पूछने का तरीका बदल गया। अब कहेगा मैक्सवेल के द्वारा या मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दीजिए। ये जरूर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट भी पूछ सकता है और मैक्सवेल का नाम जोड़ के भी पूछ सकता है। तो अब आप कहोगे मैक्सवेल का पूछा है भैया तो जाहिर सी बात है अलग होगा इसका डेफिनेशन। हाँ, यही सोचोगे? नहीं मेरे भाई, वही है जो अभी मैंने बताया। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो, यहां से, कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो उसकी ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब बताओ जितना यहां मैंने पढ़ा, जितना यहां मैंने पढ़ा, क्या वही सेम चीज है या नहीं जो मैंने बताया अभी? एक किसके वजह से तरंग उत्पन्न होती है, आवेश कण के त्वरित गति के कारण उत्पन्न होती है और ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है। किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है। और इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कौन बोल रहा है? मैक्सवेल बोल रहा है। ठीक है, कह रहा है कि जब आवेश त्वरित गति करता है तो ये तरंगे उत्पन्न होती है और ऊर्जा का क्या करती है, एक तरफ से दूसरी तरफ ऊर्जा का परिवहन होता है। ठीक ना, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ एनर्जी जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद कह रहा है कि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब बताओ, ये बात तो मैंने अभी जस्ट बता दिया, ये क्या नई बात है? कोई नई बात नहीं है, जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया वही चीज यहां बताया जा रहा है। समझ आई मेरी बातें? हाँ, ये रखना याद कि जब ये आप लिख लोगे तो डायग्राम बनाना भर मत भूलना। डायग्राम अगर बनाना भूल गए, याद रखना अगर आपका 3 नंबर का है तो 1.5 नंबर आपका काट देगा, 1 नंबर आपका काट देगा, क्योंकि डायग्राम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। याद रखिएगा, पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे फिर उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत तो होगा नहीं, जैसे अभी मैंने बनाया वैसे यहाँ बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ तक क्लियर है? ये देखिए, ये जो आपको लाइन आगे की तरफ दिख रही है, ये तरंग संचरण की दिशा बता रही है कि तरंग आगे की तरफ बढ़ रही है, इस तरह एनर्जी के रूप में। ठीक ना, तरंग आगे की तरफ बढ़ रही है और यहाँ पे 2 लोगों का समन्वय है, यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का। और दोनों कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। समझ आई मेरी बात है? कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आपको समझ आ जाए तो आगे क्या कहता है मैक्सवेल? मैक्सवेल ने गणना के द्वारा यह सिद्ध कर दिया, मैक्सवेल ने गणना के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उनकी स्पीड इतनी होती है, कब? जब वो निर्वात में चलती हैं। ठीक है, लिखा है ना, निर्वात में जब वो चलती है तो उस समय उसकी स्पीड इतनी होती है। यही ये बात भी मैंने अभी कुछ देर पहले बता दिया। समझ आई मेरी बातें? अगर इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर बहुत मजेदार है। बस आपको धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ एक एक पॉइंट को डीपली समझना है, फील करना है। फिजिक्स रटने की चीज ही नहीं है, फिजिक्स फील करना है। आप डायरेक्ट परिभाषा रटने लगोगे तो आपको दिक्कत आएगा ही आएगा।
ठीक है, फील करो पहले, यहां तक समझ आया या नहीं। यहाँ पे वही चीज बताया कि सी का वैल्यू वो निकाला कैसे, वैद्युत क्षेत्र ई नोड बटे चुंबकीय क्षेत्र बी नोड का जब उसने रेशियो निकाला, डिवाइड निकाला, तो किसके बराबर उसका वैल्यू आ रहा था, सी के बराबर। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे एक फार्मूला निकल करके आ गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इस फार्मूले के दम पे एक न्यूमेरिकल दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आप न्यूमेरिकल देख रहे हो और यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो 2025 के कोड नंबर JW में पूछा गया न्यूमेरिकल है। तो इसमें न्यूमेरिकल की वैरायटी बहुत ज्यादा नहीं है, ये जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं इसी पैटर्न पे पूछा जाएगा, समझ आया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वाई अक्ष पे मैंने लिया, वाई अक्ष पे क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। हो सकता है यहाँ पे जेड अक्ष का समीकरण दे दे, यहाँ पे क्या लिख देगा, ई की जगह क्या लिख देगा, बी लिख देगा, बी लिख देगा और यहाँ जेड लगा देगा, क्योंकि बी लिखेगा तो बी किस में था, जेड वाले लाइन में था, बताया था ना भाई। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए बी वाला किधर है, जेड वाले की तरफ है, समझ आया ना। आपको सवाल क्या दिया है तनी देखिए, कह रहा है कि किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण इतना दिया हुआ है। चलिए भैया लिख लेते हैं, समीकरण क्या है, ई वाई बराबर 60 साइन 500x माइनस 1.5 गुणे 10 घाते 11 टी दिया हुआ है। ठीक है भैया, इतना दिया हुआ है। फिर कह क्या रहा है, कह रहा है कि तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण बताओ क्या होगा। तो यहां तक आपको दिया है दोस्तों। अब आप ध्यान रखिए, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकालने से पहले आपको चुंबकीय क्षेत्र का यानी डेल बी नोड, चुंबकीय क्षेत्र में बी नोड आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, बी नोड आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यानी चुंबकीय क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे ई के फॉर्म में दिया है, ये समीकरण किसके फॉर्म में दिया है, ई यानी वैद्युत क्षेत्र के फॉर्म में समीकरण दिया है। तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र के फॉर्म में समीकरण इस तरह से लिखा होता है, तो साइन के बगल वाला जो वैल्यू दिख रहा है इसे ई नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ई नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ई नोड कहा जाता है, जिसे आप बोलते हो वैद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, जिसे वोल्ट पर मीटर से लिखा गया है। ठीक है, वहां दिख भी रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लाने से पहले आपको बी नोड पता लगाना पड़ेगा। तो बी नोड लगाने से पहले, अब बी नोड पता लगाने के लिए आपको एक फार्मूले से गुजरना पड़ेगा, और वो फार्मूला क्या है आपका, सी बराबर ई नोड बटे बी नोड। अब बी नोड इधर भेज देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ई नोड बटा सी। तो अब हम क्या करेंगे भैया, वैल्यू रख देते हैं इसका। तो यहाँ पे ई नोड का वैल्यू कितना है, 60 है, और सी का वैल्यू आपको पता ही है 3 गुणे 10 घाते 8 होता है। अब इसे हल करोगे तो हल करने के बाद आपका कितना आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 2 गुणे 10 घाते -7 आ जाएगा। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपको पता है टेस्ला होता है, टकला मत समझ लेना, ठीक ना, टेस्ला लिखना, टेस्ला, मेरे जैसा टकला नहीं समझने का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि आपको बी नोड मिल गया। जैसे ही बी नोड मिल जाए तो आपको जब समीकरण लिखना था ना, किसका समीकरण लिखना था, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखना था। अब देखो बाबू, ये बहुत इजी लगने लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र को लिखोगे बी, अब ये जेड पे होता है इसलिए जेड लिखोगे, बराबर लिखोगे। अब यहां जहां 60 लिखा हुआ था, 60 के जगह पे इस वैल्यू को लिख दो, 2 गुणे 10 घाते -7, फिर साइन उतारो और बाकी जो जैसा है वैसा सेम उतार दो, 500, फिर x माइनस 1.5 गुणे 10 घाते 11 टी। ऐसा ही हर बार आपको करना होगा। अब बताइए, चुंबकीय क्षेत्र है तो यहाँ टेस्ला लगा है, तो यहाँ भी आप क्या लगा देंगे, टेस्ला लगा देंगे। अब क्या आप ईमानदारी से बताइए, क्या बहुत हार्ड है, बहुत ही ज्यादा इजी है। अब आप कहोगे अरे सर अब तो इसको उल्टा करके देगा तो भी हम कर लेंगे। अब क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ये जहां वैद्युत क्षेत्र का दिया है समीकरण, हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र दे करके वैद्युत क्षेत्र पूछ दे, कर लोगे कि नहीं। मजेदार है मेरे भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब सोचो 2025 में पूछा भी गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस बार भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, हो सकता है पलट के दे दे। हम लोग जो एस्टिमेट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पलट के दे सकता है, और इस बार आ भी जाएगा ऐसा, बात मानो मेरा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं पूरी दावे के साथ कहता हूं कि अच्छे से फील भी हुआ होगा, समझ भी आया होगा। अब चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी 2025 के कोड नंबर JX में फंसा हुआ है। ठीक है, JX कोड नंबर में फंसा है। अगर आपके पास पेपर होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, सूक्ष्म तरंगों के किन्हीं 2 उपयोगों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, सूक्ष्म तरंगों, अब सूक्ष्म तरंग वही है यार, वैद्युत चुंबकीय तरंग की बात कर रहा है। ठीक है, इसके 2 उपयोग बताइए। तो पहला उपयोग देखिए, यहां पे कह रहा है
विमान संचालन के लिए रेडार प्रणाली में इस्तेमाल किया जाता है सिग्नल के तौर पे, ठीक है, याद रखिएगा, विमान संचार के लिए रेडार प्रणाली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, क्रिकेट की गेंद तथा वाहनों की चाल ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, इसको आप लिखो चाहे ना लिखो, ये जरूर लिखना ऊपर वाला, उपग्रह तथा लंबी दूरी के बेतार संचार में, ठीक है, आप याद रखना उपग्रह या लंबी दूरी के लिए जो क्या कहते हैं सिग्नल के लिए भेजा जाता है उसमें उतना लंबा तार थोड़ी ना लगाया जाएगा, तो इन्हीं वेब का इस्तेमाल किया जाता है। समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला जो क्वेश्चन देख रहे हो आप देख लिए होगे अब तक इस क्वेश्चन को, आप कहोगे कि सर इसको तो ऐसे ही हम निपटा देंगे क्वेश्चन को, क्योंकि आप समझ चुके हो, खेला समझ चुके हो क्वेश्चन का। कह रहा है कि निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम बी नोड बराबर इतना है, नैनो टेस्ला, ठीक है, तो नैनो टेस्ला को बदल दोगे टेस्ला में, ठीक है, तो इसका क्या बोल रहा है, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या होगा। आयाम का मतलब एम्पलीट्यूड होता है। बहुत लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता दूं, जब मैं ऐसे करके अभी डायग्राम बनाया था इस तरह से, तो जब मैं ऐसे करके ऐसे बनाया तो यहाँ पे जो बीच की हाइट होती है, हाइट कितनी इसकी हाइट है, इसी हाइट को आयाम यानी एम्पलीट्यूड कहा जाता है, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र का था, इसलिए हम लोग वैद्युत क्षेत्र को ई नोट से रिप्रेजेंट किए थे, और यहाँ पे जो चुंबक क्षेत्र वाला था ये हाइट, इस चुंबक क्षेत्र वाले हाइट को बी नोट से इंडिकेट किए थे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ सकते हैं आप। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी नोट आपको दिया है, आपको क्या निकालना है, ई नोट निकालना है, तो भैया सी बराबर क्या होता है, ई नोट बटा बी नोट होता है, तो ई नोट अकेला कर लो रे भाई, क्या हो जाएगा सी इंटू बी नोट। अब सी का वैल्यू पता ही है, बी नोट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो आपको आ जाएगा वैल्यू। कितना इजी क्वेश्चन है, मजा है कि नहीं। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप दहाड़ देना दोस्तों, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2025 में यूज नहीं किया है इस प्रश्न को, तो जहां तक उम्मीद है कि 2026 में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को हल्के में न लेना मेरे भाई, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये भी क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो अभी मैं इसे डायमंड कह दूं तो भी कम नहीं है। विस्थापन धारा बहुत वायरल क्वेश्चन है, विस्थापन धारा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। कह रहा है कि विस्थापन धारा से क्या अभिप्राय है, संक्षेप में समझाइए। तो विस्थापन धारा को समझने के लिए आपको संधारित्र के सिद्धांत को समझना जरूरी होगा। तो यहाँ पे जो प्रवचन लिखा हुआ है उस प्रवचन को समझने से पहले आप संधारित्र के सिद्धांत को थोड़ा सा समझ लीजिए। संधारित्र का सिद्धांत होता क्या है, संधारित्र एक्चुअली में है क्या, कैपेसिटर एक्चुअली में है क्या, तो ध्यान से समझिए। हम यहाँ पे आवेश भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, इस तरह से आवेश जब भेजते हैं तो क्या होता है, इस प्लेट पे धन आवेश एकत्रित होने लगता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि धारिता किसे कहते हैं, आवेश धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, दो प्लेट के बीच में प्रोसेस हो रहा है, संधारित्र है, ठीक है। तो हम यहाँ पे धन आवेश दे रहे हैं, यहाँ ऋण आवेश उतना ही आ जा रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, अर्थिंग लगा दिया ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आवेश को धारण कर सकें, ठीक है। अब बीच में क्या होगा, प्लस माइनस के बीच में क्या हो जाएगा, आपको पता है जब प्लस एक तरफ और एक तरफ माइनस हो जाता है तो बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आवेश लगातार दे रहे हैं। अब आवेश लगातार देने से क्या हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसकी प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, उसके प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न हो गया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और ये समय के साथ साथ बदलता रहता है। समय के साथ साथ क्या होता रहता है, बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो जब समय के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान उस प्लेट के बीच में चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस प्लेट के बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। लो अब कर लो बात, चुंबकीय क्षेत्र तभी उत्पन्न होगा जब आवेश गति करेगा, और जब आवेश गति करेगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होना ही होना है। सही बात बोला कि नहीं मैं, सही बात बोला कि नहीं मैं, कि चुंबक कब उत्पन्न होगा, अभी हम इससे पीछे ही पढ़ लिए, इसके पीछे ही पढ़ लिए, चुंबक कब उत्पन्न होगा, जब आवेश त्वरित होगा, आवेश गति करेगा। जब आवेश गति करेगा तो चुंबक उत्पन्न होगा, और जब आवेश गति कर रहा है तो धारा बहना स्वाभाविक सी बात है भाई। अगर चार्ज मूव करेगा तो धारा बहेगी ही, करंट उत्पन्न होगा ही। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और हम जानते हैं कि वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न होता है, राइट, गतिमान आवेश के कारण होता है, या कह लीजिए विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है। तो इसी विद्युत धारा को क्या कह दिया गया दोस्तों, विस्थापन धारा कह दिया गया। इसी विद्युत धारा को यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि इससे ऐसा प्रेरित होता है कि जैसे संधारित्र के प्लेटों के बीच में कोई धारा बह रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा प्रेरित हो रहा है, अनुमान हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि इनके बीच में कोई धारा है, जबकि यहाँ कोई ऐसा धारा नहीं बह रहा है, यहाँ कोई करंट नहीं बह रहा है। समझ रहे हो,
तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे संधारित्र के प्लेटों के बीच एक विद्युत धारा आभासी आभासी का मतलब काल्पनिक रूप से प्रवाहित हो रही है, और इसी आभासी धारा को ही विस्थापन धारा कहते हैं मेरे भाई। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कसम बता रहे बहुत प्यारा क्वेश्चन है। समझ आया कि नहीं मेरी बात? इसे फिर से फील करा देता हूं, फिर से महसूस करा देता हूं। हम आवेश भेजने की वजह से क्या होता है, इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जब हम लगातार आवेश इस तरह से भेज रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है। जब वैद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है लगातार, तो उस दौरान इसके बीच में चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और हमें पता है कि चुंबक क्षेत्र तभी उत्पन्न हो सकता है जब आवेश त्वरित होगा, या उल्टा बोल सकते हो कि जब विद्युत धारा बहेगा। और विद्युत धारा तो बह नहीं रहा भैया, यहां तो कुछ है या नहीं है बीच में। तो ये विद्युत धारा जो हम मान रहे हैं, ये आभासी मान रहे हैं, काल्पनिक मान रहे हैं, उसी काल्पनिक विद्युत धारा को बोल रहे हैं विस्थापन धारा। बताओ समझ आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं? दहाड़ दोगे मेरे भाई, जैसे बता रहा हूं। बस अगर सीख गए तो बस आप फॉलो करो चैनल को। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। हर एक चीज को फील कराऊंगा, हर एक चीज को बिना रटाए सिखाऊंगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है। अब देखो आ जाते हैं हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक आउट क्वेश्चन पे। अब जितना मैंने सिखाया है ना, उसके दम पे तुम अपने से स्टिक आउट का जवाब दे पाओगे। और मैं हमेशा अपने मोटिवेशन वीडियो में कहता हूं कि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, न्यूमेरिकल क्लियर कर लिए, तो टिक आउट में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता है। और वो चीज मैं यहां साबित करके दिखा देता हूं आपको। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है किसकी वजह से? स्थिर आवेश की वजह से, रुके हुए आवेश की वजह से, या नियत वेग से कांस्टेंट स्पीड से चलते हुए आवेश की वजह से, या त्वरित आवेश की वजह से, आवेशहीन कण की वजह से, यानी जहां आवेश ही ना हो। तो बताओ, अब आंख मूंद के टिक मार दोगे कि त्वरित आवेश की वजह से। सही बोला कि नहीं मैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के बीच कलांतर कितना होता है? चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कब से मैं बोल चुका कि दोनों के बीच में कलांतर कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री यानी π/2। अब बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं? π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? देखिए, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? अनुप्रस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? अनुप्रस्थ तरंग की भांति ये चलती है, ठीक है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है मेरे भैया। कैसा होती है? अनुप्रस्थ। अब बताओ, ये चैप्टर आपको हो गया द एंड, ठीक है। अब ये चैप्टर आपको समझ आया या नहीं? मजा आया या नहीं? फील हुआ? अब इस वीडियो से जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपको एकदम बेहतर लगेगा। वाह, कुछ तो सीख के निकले। आपको बोरिंग नहीं लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका समय लॉस हो गया। आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ फील हुआ, अब कुछ समझ में आया। तो अगर आप चाहते हो इसी तरह का दहाड़ के हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को सीखना, तो जल्दी से कमेंट करो कौन से चैप्टर के तुम्हें वन शॉट वीडियो चाहिए, कौन सा चैप्टर तुम्हारा अभी तैयार नहीं है, जिसको तैयार करना बाकी है, वो सब कुछ बताओ। ताकि मैं, मेरे पास अगर वीडियो होगा तो आपके कमेंट में उसका मैं लिंक भेजूंगा। और अगर मैंने वीडियो उसका नहीं बनाया होगा तो जरूर मैं वीडियो जल्द से जल्द बना करके आपको दूंगा दोस्तों। और चैनल पे अगर नए होगे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करो दोस्तों। इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ जरूर मुलाकात करूंगा, दोबारा मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।